Hello friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dixit, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम सैटरडे सितंबर 18, 2021 का डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सो द न्यूज़ इज़ दैट एससी कॉलेजियम ऑन मिशन मोड टू फिल द वैकेंसीज। सो वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द 9 Supreme Court judges were appointed once the Supreme Court Collegium approved their appointments. Now the Supreme Court Collegium has appointed and has transferred and elevated many judges, some of whom will be sworn in as the High Court Chief Justices, and some of them will be going for the transfer. So once it is affected, it will be in news over here. So here that it is like about the transfer of 5 High Court Chief Justice and shuffling of 28 High Court judges across the country. तो यहाँ पे अगर कुछ नाम हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि द कॉलेजियम हैज़ रिकमेंडेड द एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, इंक्लूडिंग जो कैलकाटा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसमें बाद जो जस्टिस ए कुरैशी हैं जो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, नाउ ही विल बी ट्रांसफर्ड टू राजस्थान एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ओके, सो देयर वाज इनिशियली ही वाज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट 2 years ago, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम ओवर देयर। सो दिस आर द सम ऑफ द प्रोमिनेंट अपॉइंटमेंट्स। अब हम आते हैं जीएसटी काउंसिल की तरफ। अब जीएसटी काउंसिल का कल मीटिंग था। जीएसटी काउंसिल जो होता है इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A, under Article 279A of the Constitution of India. It has been established. The 101st Constitutional Amendment Act, it established the GST Council. तो GST Council में जो होता है वो 2/3 वेटेज जो होता है वो स्टेट्स का होता है और 1/3 जो वेटेज होता है वोटिंग का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इट इज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड for any decision to pass by the by the GST Council, 3/4 of the majority of the member present and voting is required. And GST Council is the highest decision making body related to GST. So if you will see the membership, so the Union Finance Minister currently Nirmala Sitharaman, now she is the chairperson of the GST Council. So some of the important आउटकम ऑफ दिस मीटिंग वॉज कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे एक कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। दिस कंपनसेशन सेस वॉज गोइंग टू एंड इन जुलाई 2022, बट नाउ इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू मार्च 2026। ऐसा इसके लिए किया गया है क्योंकि ये जो सेस होता है इट इज़ यूज्ड फॉर कंपनसेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज दैट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन जीएसटी। सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो जीएसटी के पार्ट पहले भी नहीं थे और वो जीएसटी के पार्ट अभी इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज दैर इज़ अगर जीएसटी में आने से क्या होता है कि जो उसके टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वो बहुत ही वो तभी चेंज हो सकते हैं जब जीएसटी काउंसिल उसके ऊपर डिसीजन ले। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट दिस पेट्रोलियम प्राइसिंग इज़ वेरी सेंसिटिव इशू इन इंडिया। समटाइम्स द प्राइसेस आर वेरी हाई, the taxes imposed on petroleum is very high. Secondly जो स्टेट टैक्सेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके ऊपर। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा चाहिए सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर दे कैन इंक्रीज द टैक्सेस। सेकेंडली अगर मान लीजिए कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो उससे क्या होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव द लीवे टू reduce the taxes to dampen the inflation. So this is the important thing. The second is that some states they were demanding the extension of the 5-year period that they have the some taxation powers, 14% revenue growth for giving up several taxation powers to pave the way for implementing the GST. मतलब इसमें क्या था कि कुछ स्टेट्स ने ये कहा था कि हमें GST से 5 साल का एग्जेम्पशन चाहिए कि ताकि हम जो है कोप अप कर पाए अपने रेवेन्यू लॉसेस से। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट नाउ it is not inclined to increase this moratorium, means this moratorium of 5 year.
अगर हम कुछ देखें इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो द कंसेशनल टैक्स रेट्स ऑन कोविड-19 एसेंशियल मेडिसिन लाइक टोगिलिजुमाब इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल December 31। फिर कुछ muscular atrophy drugs such as Zolgensma and Viltepso जिंक ओके दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो 3 टाइप के जीएसटी होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। उसके बाद पहले क्या होता था कि अगर आप स्विगी से खाना मंगा रहे हैं या जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं, जो टैक्सेशन लायबिलिटी होता था वो रेस्टोरेंट का होता था। नाउ जो टैक्सेशन लायबिलिटी होगा वो फूड डिलीवरी ऐप का होगा। उसके बाद फोर्टिफाइड राइस के ऊपर जो टैक्स था वो पहले बहुत ज़्यादा था, 18%, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 5%। द सेकेंड इज दैट जीएसटी ऑन कैंसर ड्रग के थ्रू द हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू 5% फ्रॉम 12%। ओके, अगर हम टैक्स ऑन फैब्रिक्स, गारमेंट्स एंड फुटवेयर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ टैक्स से पहले से डिमांड किया जा रहा था। सो ऑल द फुटवेयर विच देयर कॉस्ट इज़ लेस दैन ₹1000 एंड रेडीमेड गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स, तो इनका जो रेट है ओके इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5% टू 12%। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है, अब वो पहले 1 करोड़ तक हुआ था, अब 2.5 करोड़ वैक्सीन सेवा करके एक कैंपेन चलाया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू एक्सटेंड द वैक्सीनेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया एंड इट इज़ नाउ शोइंग द रिजल्ट। इट वॉज लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। अगर हम देखेंगे दैट मनसुख मांडविया ही इज़ द इंकुम्बेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान नॉट इंक्लूसिव, तो यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने इसको बताया कि जो अफगानिस्तान में जो ट्रांजिशन हुआ है पावर का दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव, क्योंकि ये वुमेन के बारे में बात नहीं कर रहा है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फ्रॉम पाश्तून ओनली वन कम्युनिटी। उसके बाद यहाँ पे एक बात हो रही है CSTO का, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड एज CSTO। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस इन यूरेशिया। ये एक यूरेशियन कंट्रीज़ का एक सिक्योरिटी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। अगर हम देखेंगे तो इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं जो फॉर्मर USSR के पार्ट थे, लाइक अर्मेनिया, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ओके, सो इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस ऑफ CIS। CIS का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ओके, अब कुछ कंडीशंस होते हैं जो CSTO के पार्ट होते हैं। अगर CSTO का कोई मेंबर है तो वो किसी दूसरे मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं बन सकता है। सेकेंड, दैट इफ़ एनी CSTO मेंबर्स starts a war or aggression against any other CSTO member, so it will be considered that CSTO member has started a war against all the members of CSTO. तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो GST की जो हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST के बाहर रखा गया है। ओके, सो यहाँ पे एक बात हुई है रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट की। रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट, अब हम ये समझते हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट क्या होता है। जब GST की बात हो रही थी तो उसमें यह बताया गया था कि सम ऑफ द टैक्सेस लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी सबस्यूम्ड अंडर इंटीग्रेटेड GST। अब स्टेट्स को कुछ अपने पावर देने थे सेंट्रल GST को, ठीक है। सो स्टेट्स ने बोला कि हमें एक ऐसा GST का रेट चाहिए जिससे हमारा रेवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। वो जो रेट होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट। सो जो रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट है जब GST पास हुआ था तो वो 15.5% पे रखा गया था। बट अगर अब हम अब की बात करें तो ये जो GST जो है रेवेन्यू रेट ये थोड़ा सा
क्योंकि रेवेन्यू नीचे आ रहा है, सो दिस रेट इज़ गोइंग अप। अच्छा, दो चीज़ें और हुई हैं यहाँ पे। एक ये है कि उत्तर प्रदेश को ब्रिक किल्न्स पे टैक्स लगाने, मीन्स द ब्रिक किल्न्स विल बी नाउ द पार्ट ऑफ द जीएसटी स्ट्रक्चर। अच्छा, जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये एस्टेब्लिश किया है। दे हैव टू सबमिट द रिकमेंडेशन विद इन 2 मंथ। पहला जो है, इट इज़ रिलेटेड विद द टैक्स रैशनलाइजेशन इशूज़, ओके, एंड टू रिमूव द एनोमलीज इन रेट स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा था, तो सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट देखा था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्कीम वॉज ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं रेट स्ट्रक्चर के, उसे देखना है। उसके बाद फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-वे बिल्स, फास्ट टैक्स कंप्लायंस, ये हो सके ये दूसरी कम्युनिटी होगी। सो फर्स्ट इज़ अबाउट द रेट स्ट्रक्चर, सेकेंड इज़ टू अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कंप्लायंस। नाउ यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। यहाँ पे के कस्तूरीरंगन हैं, ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं पहले। इन्होंने यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन में कहा था कि 10 ईयर टाइम फ्रेम शुड बी अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक रिपोर्ट है, एक ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ सेइंग दैट इस्लामिक स्टेट इज़ ट्राइंग टू रिक्रूट यूथ फ्रॉम इंडिया थ्रू ऑनलाइन बाय यूजिंग ऑनलाइन प्रोपेगेंडा। नाउ SCO की मीटिंग होने वाली है। हमारे 2 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे, सुब्रमण्यम जयशंकर, ही मेट विद हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट वांग यी, and this meeting was SCO was held in Dushanbe, the capital of Tajikistan. Tajikistan is the presiding country of SCO in 2021. SCO का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ओके। तो यहाँ पे जो बात हुई है ये है कि फॉर द अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ LAC इशू, बहुत जल्दी 13th कमांडर लेवल टॉक होने वाला है इंडिया और चाइना में, एंड वी कैन सी द फर्दर डी एस्केलेशन एंड डिस एंगेजमेंट एट LAC। यहाँ पे बस हमने जो न्यूज़ किया है कि जो AUKUS, ऑस्ट्रेलिया UK US का जो एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना है, जिसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया इन 18 मंथ्स, तो इसके बारे में बात हुई है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इंडिया को इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। उसके बाद रेलवेज़ की बात हो रही है। एक यहाँ पे प्रिंसिपल एकेडमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल थे, उन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड प्रपोजल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में इन्होंने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, इसको क्लोज करने की इन्होंने बात की थी। अब इनके जो सारे फंक्शंस हैं वो किसी दूसरे रेलवे के एजेंसी को दिए जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देखें क्रिस का, ठीक है, तो ये जब है अब ये IRCTC को दिया जाएगा। उसके बाद जो रेल टेल है, ओके, सो इट हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट रेल टेल विल बी मर्ज्ड अगेन विद IRCTC। उसके बाद रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है, ओके, सो इट इज़ आस्क्ड टू टेक ओवर द ब्रेथवाइट एंड कोऑपरेशन लिमिटेड which has turned sick since 1992। अब हम रेलवे विकास निगम लिमिटेड की बात करें, सो इट विल बी एमालगेटेड विद और मर्ज्ड विद इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी या इरकॉन, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन बहुत ही सेम है। अब हम अगर रेलवे स्कूल्स की बात करें, सो रेलवे स्कूल्स इट विल बी मर्ज्ड विद KVs। अब हमारे कुछ रेल कोच फैक्ट्रीज़ हैं और कुछ लोकोमोटिव फैक्ट्रीज़ हैं। अब देखिए वो कहाँ पे हैं। हमारे जो 3 कोच फैक्ट्रीज़ हैं वो एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। उसके बाद हमारे इंजन्स जो बनते हैं वो देखिए कहाँ बनते हैं। चित्तरंजन लोकोमोटिव्स इन चित्तरंजन इन वेस्ट बंगाल, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी वाराणसी, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला एंड रेल व्हील यूनिट्स एट येलाहंका एंड बेला। इन सारों को मर्ज करके इनको एक सिंगल PSU के अंदर डाला जाएगा। सो दिस इज़ द रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्लान। उसके साथ साथ रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना लॉन्च किया है, जिसका एम है टू ट्रेन 50,000 यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स
and they will be provided training in electrician, welder, machinist and fitter trade. और जो यहाँ पे इनकी सिलेक्शन होगी ये इनके मार्टिकुलेशन के एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा. नाउ स्टार एस्ट्रोफिजिस्ट थानु पद्मनाभन passed away. So Thanu Padmanabhan, he was associated with Tata Institute of Fundamental Research till 1992, and then he was also associated with Indian Astronomical Union in Pune. So he has passed away. So one line information. Now यहाँ पे चाइना जो है एक कह सकते हो कि रीजनल अलायंस बनने की कोशिश कर रहा है विद रशिया, पाकिस्तान एंड ईरान, एंड दे हैव कॉल्ड फॉर मॉडरेट अफगानिस्तान, एंड दे हैव कॉल्ड तालिबान टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड मॉडरेट पॉलिसीज़. तो ये जो पूरी मीटिंग है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट चल रही है दुशानबे में, वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जी जिनपिंग, उन्होंने ये बताया. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेडिकलाइजेशन का डेंजर बताया. अभी हमने देखा NIA का रिपोर्ट आया हुआ है जहाँ पे इस्लामिक स्टेट इज़ ट्राइंग टू रिक्रूट यूथ्स, जो रेडिकलाइजेशन का एक डर बना हुआ है इंडिया में. अगर हम 8 मेंबर्स की बात करें तो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं SCO के? रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. पहले आप ये 4 याद कर लीजिए, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. अब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के 4 कंट्रीज़ लेते हैं, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. अब इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो है ईरान. तो ईरान इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ही हैज़ अनवील्ड द प्लान टू कट द मीथेन एमिशन. सो जो प्लान है इसका आप फॉर्मल नाम देख लीजिए, ग्लोबल मीथेन प्लेज. इट इज़ अ US-EU लेड एफर्ट टू कट मीथेन एमिशन बाय अ थर्ड by the end of this decade. मतलब by 2030 the methane emission cut will be 1/3, मतलब 33%. Okay, so now see why methane is curbing the methane emission is important, because methane is a greenhouse gas and it is 80 times more potent than carbon dioxide in terms of its global warming capacity. Secondly, अगर हम 40% of methane emission देखें, 60% of methane emission comes from human influenced sources like livestock farming, rice agriculture, biomass burning, और 40% is emitted from natural sources. Okay, अब यहाँ पे देखिए पेरिस क्लाइमेट चेंज डील की बात हुई है. व्हाट इज द एम ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज डील? दैट टू मेंटेन द टेम्परेचर राइज अंडर 2 डिग्री सेल्सियस एंड परसुइंग द गोल ऑफ लिमिटिंग द राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्री लेवल्स. ओके, यहाँ पे वन लाइनर इंफॉर्मेशन है. द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोटेड ऑन फ्राइडे टू एक्सटेंड द UN मिशन इन अफगानिस्तान फॉर नेक्स्ट 6 months. यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं पहले भी चाइना के 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में गए थे, जो चाइना का लॉन्गेस्ट स्पेस स्टेशन था. ओके, सो नाउ दे हैव कम बैक टू अर्थ. तो ये हमने कर ही लिया है कि काउंसिल रेजेस GST ऑन लो कॉस्ट फुटवेयर गारमेंट्स टू 12%. ब्रिक किल्म्स, नाउ दे हैव बिकम द part of the GST. They will start attracting the 6% tax without input tax credit and 12% with input tax credit. इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. Okay, now the government is working on setting up a backstop facility to develop the corporate bond market. Now corporate को पैसा चाहिए होता है, वो एक बहुत बड़ा issue है. But readily they did not get the money from banks because banks, they are themselves suffering through NPA. So the alternative for developing the financial instrument for corporates are to develop the corporate bond. So over here the government is taking the effort to deepen the corporate bond market. अब हम यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ ले लेते हैं. बी ऐश्वर्या नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो नेहरू स्टेडियम में हो रहा है. ओके, सो लॉन्ग जंप में इनको गोल्ड मिला है. नाउ वी विल टर्न टू एडिटोरियल्स. नाउ कमिंग टू दी एडिटोरियल्स. तो यहाँ पे एडिटोरियल में है कि यहाँ एक्ट एंड फिक्शन. तो देखिए इशू क्या है.
इशू इज अबाउट नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। यहाँ पे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्टिस एम वेणुगोपाल को अपॉइंट किया, ओके, एज द एक्टिंग चेयरमैन। और जस्टिस एम वेणुगोपाल वाज अपॉइंटेड, पहले से ही AIS चिमनी वो इसके एक्टिंग चेयरमैन थे। कुछ डिसीजंस इनके पेंडिंग थे, बट इनका जो टेन्योर है वो बाई 10 डेज कट शॉर्ट कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो एम वेणुगोपाल को बोला गया, गवर्नमेंट ने कहा कि एम वेणुगोपाल विल टेक द चार्ज फ्रॉम 20th September, okay, he will take the charge from 20th September after the retirement of AS Chimney on 20th September. Till then he will be on leave. So this has brought the Supreme Court and executive, okay, in confrontation, ठीक है। अच्छा, नाउ ये जो कन्फ्रंटेशन है ट्राइब्यूनल्स पे, ये आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। एक ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी, एंड सेकेंड द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ और चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल वॉज 50 years, okay, but when the tribunal reforms bill was introduced in the parliament, ये दोनों provisions उसमें थे। So this, and the third is about the tribunal vacancy. So tribunal vacancies जो हैं वो they undermine the judicial process. So tribunals को इसके लिए बनाया गया था because tribunals they are not governed by the procedures of the court. So उसमें जो justice होती है वो fair, fast and natural होती है। मतलब अगर उसमें पेंडेंसी है तो that पेंडेंसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला सीन यहाँ पे हो जाता है, ओके। सो ओवर हियर द सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये बोला है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रेपिडली कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन टू मेक सुटेबल अपॉइंटमेंट एंड इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स। ये एक अलग से बॉडी बना दो विच विल सिलेक्ट द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर द tribunals, okay. Now the factual information which is important is article 323A and article 323B in the Constitution of India. So article 323A is regarding administrative tribunals, so it is regarding administrative tribunals, and article 323B, okay, article 323B is about the 323B is about tribunals, other tribunals. It is for other tribunals. Okay, other tribunals. Right? ये स्पोर्ट्स का है that Kohli's decision to retain ODI captaincy but relinquishing the T20 leadership. It seems that because of the pressure. Okay. नाउ अब हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो हम अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक है कि पाकिस्तान का एक विनिंग सिचुएशन हुआ है अफ़गानिस्तान में, बट अगर हम टेरर नेटवर्क की बात करें तो टेरर नेटवर्क पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब वहाँ पे बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स भी आ चुके हैं, दाइश, ISIK, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा and ATMK, okay, East Turkmenistan Islamic Movement. So these are the, तो यहाँ पे टेरर नेटवर्क पहले से बढ़ चुका है। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें तो 33 इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए यहाँ पे उनका नाम है मौलाना मोहम्मद हसन अखुंद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, अब्दुल घानी बरादर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर, मुल्ला मोहम्मद याकूब एज एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर, आमिर खान मुत्ताकी एज एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर्स। इन सब का नाम जो है, पहली बात तो ये सारे पाकिस्तान के चॉइस हैं, और इन सब का नाम UN या US टेरर लिस्ट में आता है, ओके। अगर हम US क्या बात करें तो US ने इन्वेट किया था इस ऑब्जेक्टिव से कि हम अलकायदा के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर अगर हम 20 साल के बाद देखें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। नाउ इंडिया का अगर हम एंगेजमेंट का बात करें तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के पास थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शन है। क्यों?
क्योंकि पास्ट में इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया somehow had supported the Northern Alliance in Afghanistan, which were anti-Taliban forces. Second, India has been involved in the developmental project in Afghanistan. Okay. Then secondly, that India has supported Hamid Karzai and Ashraf Ghani administration. So this puts India into a very in a situation where India has very little choice. Second, अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद तालिबान एंड टू फाइंड आउट द वर्किंग रिलेशनशिप विद तालिबान, खास करके इसमें पाकिस्तान. नाउ अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी गलती हुई कहाँ, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हुआ कि जो ट्रंप और तालिबान का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अफगान नेशनल गवर्नमेंट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, दैट लेजिटिमाइज द तालिबान. ओके, दैट लेजिटिमाइज द तालिबान. उसके बाद यहाँ पे हम अगर देखें, अगर पाकिस्तान का रोल क्या है, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग द इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन तालिबान. पास्ट में भी पाकिस्तान ने तालिबान के लीडर्स को बालूचिस्तान में हेवन दिया है, मतलब दे वर लोकेटेड इन पाकिस्तान. द सेकेंड इज कतर, दैट कतर विच नहीं चाहता था कि सऊदी अरबिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए. ठीक है, सो कतर हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल इन प्रोवाइडिंग ए हेवन टू तालिबान. ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैलेंसिंग की बात हो रही है. तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि चाइना वांट्स टू डोमिनेट द एशिया, तो उसके लिए जो अफगानिस्तान है वो जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. खास करके अफगानिस्तान इज फेमस फॉर मिनरल्स and Afghanistan is going to play a very key role in Belt and Road Initiative of China. Okay, अगर अब हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है ना. तो यहाँ पे इंडिया को एक पोजीशनिंग लेनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया कैन प्ले अ मीडिएटिंग रोल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज सो दैट इट डज नॉट अलाउ चाइना टू बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन अफगानिस्तान. सो दिस इज द होल थिंग. यहाँ पे निपाह वायरस की बात हुई है, तो निपाह वायरस के एक 12 साल का बच्चा हकीम हु डाइड बिकॉज ऑफ निपाह वायरस. सो आई विल जस्ट गिव द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर. दैट सबसे पहले निपाह वायरस का अभी तक कोई क्योर नहीं है. अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखें, सो दिस इज जूनोटिक इलनेस दैट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम एनिमल्स, एंड निपाह इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी पास्ड ऑन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और फ्रॉम पर्सन टू person. ठीक है, now some of the symptoms which we can see is asymptomatic and acute respiratory illness, and the last stage will be fatal encephalitis, जिसको brain swelling भी कहते हैं. ठीक है, सो इसके हम सिम्टम्स सिर्फ अगर देखें, सो सी फीवर है, हेडेक है, मसल पेन है, वॉमिटिंग है, सोर थ्रोट है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जो कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस दिखाएगा. और अगर ट्रीट नहीं हुआ तो बिटवीन 24 to 48 आवर्स द पर्सन कैन स्लिप इनटू कोमा. ओके, नाउ अब हम अगर बात करें केरला की सिर्फ, सो केरला में टोटल अगर हम देखें तो केरला में 48 स्पीशीज ऑफ बैट पाए जाते हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो हमारे फ्रूट बैट्स हैं. ये फ्रूट बैट्स आर द रिजर्वायर ऑफ निपाह वायरस. ओके, और केरला में खास करके इन्होंने एक फ्रूट को टारगेट किया है, दैट इज रंबूटान. रंबूटान एक्जोटिक फूड है रंबूटान. यही रंबूटान फ्रूट जो है हम के लोकेलिटी जहाँ पे रहता था उसके आसपास देखा गया था. इट वॉज हाफ इटन बाई बैट, और देयर आर डाउट्स दैट इट माइट हैव ट्रांसमिटेड इनटू हमीद बिकॉज ऑफ रंबूटान. ओके, अच्छा अगर हम टेस्ट की बात करें तो निपाह वायरस को टेस्ट कैसे किया जाए, RT-PCR टेस्ट है और एलिजा टेस्ट है. क्या इसका कोई क्योर है? नहीं. इसका क्योर जो भी है सिम्टम बेस्ड है, सिम्टम्स बेस्ड. अब क्या कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप हो सकती है जो निपाह वायरस को चेक करे? तो एक वैक्सीन वेक्टर देखा गया है ChAdOx1,
इसमें क्या होता है कि दिस सेम वेक्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोरोना वायरस वैक्सीन। अगर इसमें हम निपाह वायरस को, इसको अगर हम ChAdOx1 को, आई एम अगेन राइटिंग ChAdOx1, अगर हम इसमें निपाह वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन से इसको मॉडिफाई कर दें तो ऐसा अफ्रीकन ग्रीन मंकी में इसने इफेक्टिव रिजल्ट दिखाया है इन कंट्रोलिंग द निपाह वायरस। So friends, that's all for today. We will again meet next week with the Daily Hindu analysis. Till then, happy weekend. Have a nice day. Take care. Bye.